हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इन साइंस प्रो बायोलॉजी। तो अभी तक हम लोगों ने 43 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। अभी हम लोग 44 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम चाहते हैं कि एक कंसेप्ट आप लोगों के सामने हम इंट्रोड्यूस करें, और वो कंसेप्ट हम बार बार नाम लेते ही रहे हैं, बस उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ पार्सीमनी। क्या है उसका नाम? लॉ ऑफ पार्सीमनी। पार्सीमनी लॉ ऑफ पार्सीमनी क्या कहती है? लॉ ऑफ पार्सीमनी जो है, ये टर्म या ये कंसेप्ट हम यूज करते हैं हम किसी भी क्लेडोग्राम को जस्टिफाई करने के लिए कि वह क्लेडोग्राम सही इवोल्यूशनरी हिस्ट्री दे रही है या नहीं। तो अगर हमें किसी ट्री को अगर किसी ट्री को ये पता लगाना है कि वो किसी कैरेक्टर को बिल्कुल एक्सप्लेन कर रही है नहीं, तो वहाँ पे हम लॉ ऑफ पार्सीमनी लगाते हैं। ये लॉ क्या कहती है? देखो, ट्री ट्री रिक्वायरिंग लेस नंबर ऑफ स्टेप्स लेस number of steps less number of steps to explain the character distribution देखो, लेस नंबर ऑफ स्टेप्स की जरूरत है। चलो हम एक एग्जाम्पल तुम्हें दे के समझाएं कि क्या हम बोल रहे हैं। ये हमारा ए, दैट इज अ बी, सी एंड डी, ठीक है। एक और मैंने बनाया कोई जो कि ए, सी, डी और बी, ये हो गया। अब देखो, हमने कोई कैरेक्टर अज्यूम करा। यहाँ पे कैरेक्टर की जगह हम एक दो स्टेप्स की बात करते हैं, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे समझो, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई कैरेक्टर है पी, जो ए में भी है। यहाँ पे भी मैंने कहा पी ए में है, ठीक है। मैं ये बोल सकता हूँ कोई एक कैरेक्टर है क्यू, जो कि ए और बी दोनों में है। अगर हम Q को A B दोनों में ले रहे तो हमने यहाँ पे शो करा, बट यही Q को अगर हम यहाँ पे शो करना है तो एक हम यहाँ पे करेंगे और दूसरा हम Q को एक यहाँ पे शो करेंगे, करेक्ट। फिर मैंने कहा ये हो गया आपका R, तो यहाँ पे हमने R लिखा, ठीक है। फिर मैंने कहा ठीक है, मतलब पी क्यू आर का कैरेक्टर है, ठीक। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने कहा पी क्यू आर का कैरेक्टर है। अब ये कैरेक्टर पी क्यू आर जो है लिखा हुआ है, यह ए बी सी डी और ए बी सी डी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें बताना है कौन सा ट्री नंबर 1 एक्सप्लेन सही से कर रहा है या ट्री नंबर 2। तो ध्यान रखना, ट्री नंबर 1 और ट्री नंबर दोनों सही से एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट अब ध्यान देना है कि कितने स्टेप्स लग रहे हैं इस वाले में और कितने स्टेप्स लग रहे हैं इस वाले में। तो स्टेप्स हम कैसे गिनते हैं, ध्यान से देखो, 1 2 3, यहां पे लग रहे हैं आपको 3 स्टेप्स, बट यहां पे देखो 1 2 3 4, यहां पे लग रहे हैं 4 स्टेप्स। तो लॉ ऑफ पार्सीमनी ये कहती है कि जिस वाले ट्री में कम स्टेप्स की जरूरत है किसी कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए, वो ट्री पार्सिमोनियस ट्री होगी, और वो क्लेडोग्राम करेक्ट क्लेडोग्राम होगा किस चीज के लिए? उस ट्रेट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इन दोनों में आपसे पूछा जाएगा तो आप कौन सा जवाब दोगे? आप 3 नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर जो आपका ट्री है, वो ट्री आपका क्या दिखा रहा? वो ट्री आपका पार्सिमोनियस ट्री है। यहीं पे ध्यान देना, इस पार्सिमोनियस लॉ को या लॉ ऑफ पार्सिमनी को ही हम लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी भी बोलते हैं। मतलब किसी भी कैरेक्टर को कम
स्टेप्स से दिखाना, मतलब कम अमाउंट, कम एनर्जी यूज होता है किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत है, मिनिमम पैसे की ज़रूरत है, मिनिमम स्टेप्स की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ किस में आती है? पार्सिमनी में आती है। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एज अ बायोलॉजिस्ट यू वांट, ओके, एज अ बायोलॉजिस्ट यू वांट टू क्लासीफाई 3 टेक्सा ए, बी एंड सी। देखो ए, बी एंड सी। यू हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ द 3 ट्रेट पी, क्यू एंड आर। यहाँ पे 3 ट्रेट है, पी, क्यू एंड आर। द ट्रेट दैट इज एंसेस्ट्रल इज काउंटेड 0। जो 0 है ये हमारा एंसेस्ट्रल ट्रेट है। एंड द ट्रेट दैट इज डिराइव्ड इज काउंटेड एज 1। जो 1 है ये डिराइव्ड ट्रेट है। ठीक है, यहाँ पे आपको रखना है एंसेस्ट्रल ट्रेट 0 है और डिराइव्ड ट्रेट आपका 1 है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रेट फाउंड इन द 3 टेक्सा गिवन बिलो। तो द ट्रेट है वो इस तरह से बटे हुए हैं। इसमें से 0 जो है वो आपका क्या है? एंसेस्ट्रल ट्रेट है, और एक ट्रेट सिर्फ क्या है? डिराइव्ड है। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन द अबव टेबल फॉलोइंग क्लेडोग्राम वाज ड्रॉन। ये 3 क्लेडोग्राम बनाया गया है। बेस्ड ऑन द ट्रेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। अब चलो हम बात करते हैं, पहले सी की बात कर लेते हैं। तो सी ये है, सी के अंदर एक ही नया ट्रेट है जो कि आर है। तो यहाँ देखो ये आर बना दिया, दैट इज अ पॉइंट सी, दैट इज आर। ठीक, अब इस वाले में देखोगे तो यहाँ पे आर एक जगह है। ठीक है, अब बी की बात करते हैं। जो बी है उसमें आपके पास पी, क्यू, आर तीनों ट्रेट होने चाहिए। इस कंडीशन में देखो सिर्फ पी और क्यू है, आर इसमें नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे आर दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट ही हो गया, तो सी तो होगा ही नहीं। अब ए और बी की बात करते हैं। इस बी के कंडीशन में देखो पी, क्यू और यह आर यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है। ठीक है, तो मतलब ये आर, सी और बी दोनों शेयर कर रहे हैं। आर, सी और बी दोनों शेयर कर रहे हैं। इस कंडीशन में देखो आर एक यहाँ है, मतलब बी में है, और आर एक यहाँ है, इन दोनों में भी आर शेयर हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं ए में। ए में पी और क्यू है, तो ए की केस में पी और क्यू है। ठीक है, इस केस में देखो पी और क्यू है, ए की केस में पी व क्यू है, यहाँ पे भी बी की केस में पी क्यू है, यहाँ भी बी के केस में पी क्यू है। अब अगर ऐसा कंडीशन है कि दोनों आपका ट्री टोपोलॉजी है, वो दोनों ट्री टोपोलॉजी आपका क्या दिखा रहा है? कैरेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन आराम से दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब गिनना शुरू करेंगे कि कितने स्टेप्स लगे। यहां से हम कैलकुलेट करते हैं। दैट इज अ 1, दैट इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। यहां पे लगे हमारे 4। तो यहां पे टोटल ट्री स्टेप्स क्या है? स्टेप्स लिख लेते हैं। यहां पे आपके स्टेप्स हैं 4। चलिए अगला देखते हैं, दूसरे वाले को देखते हैं इसमें कितने स्टेप्स लगे हैं। यहां से गिनते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। यहां पे कितने स्टेप्स हैं? यहां पे स्टेप्स है आपके 5। अब देखो इन दोनों में से कौन कम है, कौन छोटा है? 4 छोटा है। तो प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी क्या कर रहा है कि वो ट्री जो कैरेक्टर को एक्सप्लेन करे लेस नंबर ऑफ स्टेप्स में, यही तो बात बोला पार्सिमनी। तो पार्सिमनी का प्रिंसिपल जब यहाँ पे हम लगाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा? ओनली 4 क्लेडोग्राम इज पॉसिबल। अगर हम पार्सिमनी का कैरेक्टर लगा के बात करेंगे तो सिर्फ हमारा एक जो पहला है वह पॉसिबल है, बाकी बी और सी पॉसिबल नहीं है। ओके, चलिए अब हम लोग क्लैडेस्टिक, अभी तक हम लोग मैक्सिमम फिनेटिक्स की बात कर रहे थे, अब हम लोग क्लैडेस्टिक क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। क्लैडेस्टिक क्लासिफिकेशन में क्या है हमारा? हम इस सीक्वेंस को ऑर्डर करके लिखते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है? क्लैडेस्टिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, क्लैडेस्टिक क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन। देखो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस पढ़ेंगे तो यहाँ पे है सिक्वेंशियल ऑर्डर इन विच ब्रांच अराइज
फ्रॉम अ फाइलोजेनेटिक ट्री। अगर हम क्लेडोग्राम की बात करेंगे, क्लेडेस्टिक क्लासिफिकेशन से जो हमें ग्राम जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर मिलता है उसे हम क्लेडोग्राम बोलते हैं। तो ये हो गया ABCD, ये हो गया क्लेडोग्राम। तो ये क्लेडोग्राम देखो हमारा क्या, सिक्वेंशियल ऑर्डर इन विच ब्रांच अराइज फ्रॉम अ फाइलोजेनेटिक ट्री। ये जो ब्रांचेज हैं, ये देखो यहाँ से ये गया हमारा ब्रांच, फिर एक इधर आया, फिर यहाँ तक आया, यहाँ से एक ब्रांच ये बना, फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से ये, मतलब अगर ध्यान से देखोगे तो सिक्वेंशियल ऑर्डर में सबसे पहले ये, अगर हम यहाँ पे इसे कॉमन एंसेस्टर मानते हैं डी डैश को, तो डी डैश से एक ब्रांच यहाँ पे अराइज हुआ, ये ब्रांच अराइज हुआ यहाँ पे, ये इस पॉइंट से दो ब्रांच बने, एक हमारा सी में चला गया, दूसरा हमारा ए बी के कॉमन एंसेस्टर के पास चला गया, और इस पॉइंट से दो ब्रांच बने, जो एक ए में गया, एक बी में गया। तो दैट इज अ सिक्वेंशियल अराइज फ्रॉम द फाइलोजेनेटिक ट्री। यहाँ पे क्या है, सिक्वेंशियल ऑर्डर में हमारे ब्रांच अराइज हो रहे हैं, दैट इज अ क्लेडोग्राम एंड दैट इज अ बेसिक ऑफ क्लेडेस्टिक क्लासिफिकेशन। तो क्लेडेस्टिक क्लासिफिकेशन में क्या होगा हमारा, सिक्वेंशियल ऑर्डर इन विच ब्रांच अराइज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। दूसरा ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस डाइवर्जेंस, यहाँ पे सीक्वेंस डाइवर्जेंस की बात नहीं हो रही है। मार्फोलॉजिकल फीचर एंड स्केलेटन ऑफ इंडिविजुअल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइटो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ही बता रखा है कि आपका सिमिलरिटी इंडेक्स में जब आप यूपीजीए में करते हो तो वहाँ पे एक सिमिलरिटी इंडेक्स बनाते हो। सिमिलरिटी इंडेक्स में दो तरीके का कोफिशिएंट होता है, और जो दो तरीके का कोफिशिएंट होता है उसमें से एक कोफिशिएंट जो होता है वो होता है आपका जेकार्ड कोफिशिएंट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है जेकार्ड कोफिशिएंट। तो चलिए जेकार्ड कोफिशिएंट के बारे में आज हम पढ़ लेते हैं। मैंने कहा था कि हमने आपको शब्द इंट्रोड्यूस प्रीवियस वीडियो में कर रखा था, अब हम लोग उसको धीरे धीरे शुरू करेंगे समझना। जेकार्ड कोफिशिएंट होता क्या है, देखो जेकार्ड कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो, पहली बात बता दें हम क्या होता है। जेकार्ड कोफिशिएंट दो ए और बी, दो मेंबर या दो, मतलब दो सेट के जो मेंबर होते हैं, दो सेट को के बीच में कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। ये क्या करता है जेकार्ड कोफिशिएंट, दो सेट के बीच में कंपेयर करता है कि उनके पास कितना शेयर्ड कैरेक्टर है, या वो कितना पास है एक दूसरे से और कितना दूर है। देखो ए और बी, इन दोनों में हमें यह पता लगाना है कि ये दो नजदीक हैं या दूर हैं। क्या है, नजदीक हैं या दूर के रिलेटिव हैं। तो इसको पता लगाने के लिए हम कोफिशिएंट निकालेंगे, जो कि होगा जेकार्ड कोफिशिएंट। तो अगर हमें यहाँ पे करना है कि जेकार्ड कोफिशिएंट करता क्या है, तो जेकार्ड कोफिशिएंट कंपेयर करता है, कंपेयर्स members for two sets to see which members are shared or and which are distinct। ठीक है। अब जेकार्ड कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो आपकी 0% से 100% के बीच में आएगी। मीन्स 0.00 से 0.1 के बीच में आएगी। और जो 0 है, अगर ये कोफिशिएंट 0 आता है, मीन्स यह आपका क्या है, डिस्टेंट है। और जो एक शेयर कर रहा है 0.1 है, ये क्या हमारा सिमिलर या शेयर्ड है। और शेयर्ड होगा। चलो अब हम बात करते हैं इस वाले में
ऐसा कुछ जो है हमने आपको ऐसा मैट्रिक्स पहले ही दिखा रखा है, और इस मैट्रिक्स में मैंने एक बात बोल रखा है, इसको सबसे पहले ऐसा मैट्रिक्स पाने पे आप क्या करोगे, इसको लिखोगे M11, इसको लिखोगे M01, इसको लिखोगे M10, इसको लिखोगे M00। जब ये लिख लोगे तो इसके बाद आप जैकार्ड कोफिशिएंट JC लिखोगे, और JC के बाद क्या करोगे, M11, ये वाला जो पहला वाला है M11, इसको अपॉन, इसको छोड़ के जिसको भी मैंने यहाँ पे ये हल्का ग्रीन करा है M00 को, इनको छोड़ के बाकी सबको ऐड कर दो। मीन्स किसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। तो मतलब यहाँ से शुरू करेंगे, सॉरी ऊपर वाला नहीं है, जहाँ पे MM लिखा उन लोगों को हम ऐड करेंगे। तो M11 को छोड़ के M11 प्लस, मतलब M00 को छोड़ के M11 प्लस M10 प्लस M01, इन सबको हम ऐड करेंगे। अब देखो M11 क्या था, 45 था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 45। M11 फिर से हमारा है 45, प्लस M01 है हमारा 10, प्लस M10 है 20। अब देखो ये हो गया हमारा 45 अपॉन, ये हो गया हमारा 5 4 5 6, ये हो गया 65। ओके, अब ये आपका हो गया, ये हो गया 75, सॉरी 45 75, ये हो गया। अब 75 से इसको जब डिवाइड करोगे तो आपका एक तरीका है कि आप इसे 5 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा 9, 5 1 5 2, 9/12 मीन्स 3 3 9, 3 4 12 इक्वल टू 3/4। इसको चाहो तो आप परसेंटेज में बदल सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, इसको पॉइंट में कर सकते हो। तो आप परसेंटेज में बदलना चाहो तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करो। रुको, आप इसको सीधे डिवाइड करके देखो क्या आता है। ओके, 3 and 4.0। ओके, जस्ट वेट, इसको आप कैलकुलेटर से भी डिवाइड कर सकते हो। तो हम कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेते हैं, बाकी आपको अगर कैलकुलेटर देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता है तो आप वहाँ पे कर लेना। आप सीधे 45 को अगर आप 75 से डिवाइड करोगे तो आपका 0.6 आएगा। और 75 डिवाइडेड 75 डिवाइडेड बाई 5। ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, दैट इज द रीज़न कि ये गलत आ रहा। तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, और 7 ऐसा हो गया 2, 25, तो 5 5 ज़ा 25, तो हो जाएगा 9/15, तो 3, ये ऊपर हो गया आपका 3, 3 3 ज़ा 9, और 3 5 ज़ा 15, तो ये हो जाएगा 3/5। अब इसको आप 3/5 को 5 और 3 लिखिए, 0.030, तो ये आपका हो जाएगा 0.6, और 0.6 आपका डी नंबर आंसर है। तो आप इस तरह से जैकार्ड कोफिशिएंट पता कर सकते हो।
आप इस तरह से जेकार्ड कोफिशिएंट पता कर सकते हो। तो काफ़ी इजी आते हैं ऐसे न्यूमेरिकल और आप लोग इसको छोड़ के चले आते हो, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो इसीलिए हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेके आते हैं और आपको इतना इजी तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए 47 देख लेते हैं। तो द फॉलोइंग टेबल शोन द समरी ऑफ अ कैरेक्टर बिटवीन टू टेक्सा बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस। तो इसमें बताना है आपका जेकार्ड कोफिशिएंट और सिंपल मैचिंग कोफिशिएंट। बहुत अच्छा है, पहले हम जेकार्ड कोफिशिएंट आपको बता दें। जेकार्ड कोफिशिएंट में मैंने क्या बताया था वो आपको अगर याद है तो ये होना बहुत आसान है। जेकार्ड कोफिशिएंट में आपको क्या करना है, ये आपको ऐड करना है, करेक्ट। जेकार्ड कोफिशिएंट में किसको छोड़ देना है वो मैं इसको थोड़ा रंग देता हूँ अलग से। ये वाला, सॉरी, ये वाला एरिया आपको 20 को छोड़ देना है। कैसे मैंने कहा था करने के लिए, इसको आप सीधे लिखो M11, इसको लिखो M10, इसको लिखो M01, इसको लिखो M00। ठीक है, जेकार्ड कोफिशिएंट मीन्स JC। JC इक्वल टू क्या होता है, M11 अपॉन M11 प्लस M01 प्लस M10। ये हो गया आपका जेकार्ड। ये आपका हो गया ये M11, M11 मीन्स 40 अपॉन M11 मीन्स 40 प्लस 18 प्लस 22, ये आपका हो गया 40 अपॉन 40, 40 एंड देन 50 और 50 प्लस 40 प्लस 18 मतलब 58 प्लस 22 मतलब हो गया ये 80। मीन्स ये हो गया आपका 1/2 क्योंकि 42 ज़ा 80 और 1/2 हो गया आपका 0.5। आप इससे भी आंसर लगा सकते थे, ये होगा, बट आप सिंपल कोफिशिएंट वाला भी आपको याद करना है फार्मूला, दैट इज अ पॉइंट। तो ये हो गया SMC। जिसको आपने छोड़ा है M0 को, उसको डोमिनेटर और न्यूमरेटर में ऐड कर दो। M11 अपॉन प्लस M00, M11 प्लस M01 प्लस M10। ऊपर आपका हो गया 40 प्लस 20 और नीचे आपका हो गया इसको, सॉरी M00 भी होगा। इन तीनों को अभी आपने ऐड किया था तो 80 था, तो उसको लिख लो 80 प्लस 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 60 अपॉन, ये हो जाएगा आपका 100 और 60/100 इक्वल टू 0.6। तो 0.6 देखिए यहाँ पे था। तो इसका भी डी आंसर था, उसका भी डी आंसर था। इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं जिसको आप छोड़ देते हो और आप 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, आप मतलब 4 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन ऐसे में आते हैं, आप लोग बहुत ही ईजिली छोड़ के चले आते हो। आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ आप छोड़ के चले आते हो और ये कितना ईजीली आपको नंबर दे रहा है आप देख सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है कि कैरेक्टर सिमिलरिटीज दैट कैन बी मिस इंटरप्रेटेड एज अ कॉमन डिसेंडेंट। मतलब इस कहानी का मतलब ये है कि आपने मान लो कोई A है, ठीक है, B है, C है और D है। हमने कहा कि AB जो है, A के पास विंग है, B के पास भी विंग है, बट मतलब A और B दोनों के पास विंग है, बट मैं ये कहूँ कि इनका जो कॉमन एंसेस्टर मान लो X है, ये X A और B के विंग तो है बट कॉमन एंसेस्टर इन दोनों का X नहीं है। बट आपने गलती से इंटरप्रेट कर लिया कि A B के जो विंग है वो उनके कॉमन एंसेस्टर X से आया है। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ कि कैरेक्टर विंग विंग है, बट A और B का जो विंग है वो X से नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यहाँ पे ये बर्ड है और ये हमारा बैट है,
हमने कहा कि बर्ड की विंग और बैट की विंग दोनों के पास विंग है, कैरेक्टर सेम है, बट उन दोनों के कॉमन एंसेस्टर सेम नहीं हो सकते, क्योंकि बर्ड जो है वो एब्स में आते हैं, बैट मैमल होता है, करेक्ट। तो इनका कॉमन एंसेस्टर सेम नहीं हो सकता है, तो यह आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हो। तो इस कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। वो कैरेक्टर जो सेम कॉमन एंसेस्टर से नहीं आया होता है, क्या मैंने कहा, वो कैरेक्टर जो सेम कॉमन एंसेस्टर से नहीं आया होता है, बट उनका मतलब बट वो ट्रेट सिमिलर होते हैं, उन्हें हम एना एनालॉगस बोलते हैं। होमोलॉगस का जस्ट उल्टा, इसके पीछे क्या होता है हमारा, होमोलॉगस। होमोलॉगस तो एनालॉगस में वो कैरेक्टर्स आते हैं जो सिमिलर होते हैं, बट उनका कॉमन एंसेस्टर नहीं प्रेजेंट होता है, मतलब उनका कॉमन एंसेस्टर सेम नहीं होता है। ध्यान रखना, कैरेक्टर सिमिलर होते हैं बट कॉमन एंसेस्टर सेम नहीं होते हैं। दो डिफरेंट डिफरेंट कॉमन एंसेस्टर के होते हैं, बट वो कैरेक्टर सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंग ऑफ द बर्ड और विंग ऑफ द बैट। ऐसे कैरेक्टर को हम एनालॉगस कैरेक्टर बोलते हैं, और इसी को हम होमोप्लेसी बोलते हैं। इसी को हम होमोप्लेसी बोलते हैं। दैट कैरेक्टर इज मिस इंटरप्रेट आवर इवोल्यूशनरी, मतलब आवर फाइलोजेनी। इस तरह के कैरेक्टर हमारे फाइलोजेनी को मिस इंटरप्रेट करता है। हम कभी भी फाइलोजेनी देख के नहीं बता सकते कि सिमिलर कैरेक्टर के जो हैं, हम यही अज्यूम करके चलते कि सिमिलर कैरेक्टर जो है हमारा कॉमन एंसेस्टर से होगा, बट ऐसा नहीं होता। अगर सपोज यहाँ पे ए के पास कोई एक कैरेक्टर है, बी के पास कोई एक कैरेक्टर है, और यही कैरेक्टर कहाँ से आया है, एक्स से आया है, तो ऐसे कंडीशन में यह आपका होमोलॉगस होता। बट ऐसे अभी जो है आपका क्या है, यहाँ पे यह एक्स से ना आके इन दोनों का इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है, इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है ए और बी का, और ऐसे कैरेक्टर जो कि कॉमन एंसेस्टर से नहीं आते हैं उसे हम होमोप्लासी बोलते हैं। तो यह आपका आंसर नंबर डी है, होमोप्लासी। आज आपको कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा कि होमोलॉजी होमोप्लासी में क्या है। होमोलॉजी है कि कॉमन एंसेस्टर, फॉर एग्जांपल एक्स का कोई कैरेक्टर है जो कि ए और बी दोनों में है, तो इस कंडीशन में ए बी का कैरेक्टर होमोलॉगस ऑर्गन होगा या होमोलॉगस कैरेक्टर होगा। वहीं पे ए और बी के पास एक कॉमन कैरेक्टर है, बट वो एक्स में नहीं था, मतलब उनके एंसेस्टर में नहीं था। ऐसे कैरेक्टर को हम एनालॉगस कैरेक्टर बोलेंगे या होमोप्लासी बोलेंगे। ओके, अब यहीं पे एक चीज और समझो, हमने इनको क्लैड में बदल दिया। मान लो हमने इसको कहा क्लैड में, इसका एक्स है, इसका वाई है, और एक कॉमन एंसेस्टर हमारा जेड है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ एक छोटा सा बात कि ए बी और सी, ऐसे मैंने एक वो बनाया, ध्यान से देखना, ये मैंने बनाया, ठीक है। ओके, अब मैंने कहा इसको, अगर मैं यहाँ पे ये कह दूँ कि ये जो मैंने अभी बॉक्स बनाया है ये हमारा ग्रुप है, इस ग्रुप को मैंने कहा ग्रुप नंबर W, ठीक है। तो ए बी सी क्या है, इसमें ध्यान से देखो, ए बी सी प्रेजेंट टाइम में पृथ्वी पे पाए गए हैं। ए बी का कॉमन एंसेस्टर एक्स है और ए बी सी का कॉमन एंसेस्टर वाई है। इस ग्रुप में आपको क्या दिख रहा है, इन तीनों का कॉमन एंसेस्टर के साथ आप इस ग्रुप को दिखा रहे हो। ऐसा ग्रुप जिसमें कॉमन एंसेस्टर और प्रेजेंट टाइम के लिविंग एनिमल के ग्रुप सब आते हैं, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, मोनोफाइलेटिक। मोनोफाइलेटिक, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, मोनोफाइलेटिक। और इसके अलावा दो होते हैं, एक को बोलते हैं हम पैराफाइलेटिक, और दो डिफरेंट ग्रुप जिसका कोई लेना देना आपस में नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीफाइलेटिक। चलो हम आगे सब चलेंगे तो समझ में आएगा। ये देखो यहाँ की कहानी देखो, यहाँ की कहानी ये है कि बी सी का कॉमन एंसेस्टर ये है जिसको मैंने अज्यूम किया एक्स, ए बी सी का कॉमन एंसेस्टर यहाँ पे है वाई,
और ए बी सी को एक ग्रुप में बोला गया, और इस ग्रुप में ध्यान से देखोगे तो अभी के तो हैं ही, अभी वाले रिसेंट मेंबर तो हैं भी, इसके साथ रिसेंट कॉमन एंसेस्टर बी सी का रिसेंट कॉमन एंसेस्टर एक्स भी इसी में है, और ए बी सी का रिसेंट कॉमन मतलब रिसेंट कॉमन एंसेस्टर वाई भी इसी में है। तो ऐसे को हम एक साथ क्या बोलेंगे, ग्रुप एक्स हमारा क्या है, मोनोफाइलेटिक। क्या होता है हमारा, कंसिस्ट ऑफ द मोस्ट recent common ancestor of a group of organisms and all its descendant। ऑल इज डिटर्मिनेंट मतलब ए बी सी और इसके साथ एक्स और वाई कॉमन एंसेस्टर, ये सब एक साथ है, तो इसे हम मोनोफाइलेटिक कहेंगे। दूसरे वाले में ध्यान से देखो, ए डी का कॉमन एंसेस्टर है, यहाँ पे मान लो इसको मैंने एक्स डैश बोल दिया। ई एफ और जी का एक कॉमन एंसेस्टर है, यहाँ पे मान लो मैंने इसको वाई डैश बोल दिया। ए बी ई एफ जी का एक कॉमन एंसेस्टर यहाँ पे है, मान लो इसको मैंने जेड बोल दिया। अब ध्यान से देखो, ग्रुप वाई में मैंने किसको रखा है, सिर्फ डी को रखा है, ई को रखा है, एफ को रखा है, बट जी को मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। मतलब क्या है कि मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर हो, बट सारे, यहाँ पे क्या लिखा था, ऑल इट्स डिसेंडेंट, यहाँ पे क्या है, सारे डिसेंडेंट नहीं है, एक डिसेंडेंट जी को छोड़ के हैं। ऐसे कंडीशन में ग्रुप को हम पैराफाइलेटिक कहेंगे। पैराफाइलेटिक कहेंगे। किसको बोलेंगे, पैराफाइलेटिक consists of the most recent common ancestor and some of its descendant। सम ऑफ इट्स डिसेंडेंट। यहाँ पे क्या डिफरेंस है उसको मैं सर्कल बना देता हूँ, आप समझना ध्यान से। यहाँ पे क्या है, ऑल इट्स डिसेंडेंट, ऑल, यहाँ पे क्या है, सम ऑफ, सम मतलब सारे नहीं, कुछ ही डिसेंडेंट हो, तो ऐसे ग्रुप को हम पैराफाइलेटिक बोलेंगे। एक्स मोनोफाइलेटिक, वाई पैराफाइलेटिक। अब मान लो इसी में हमने दो को एक ग्रुप में रखा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए को एक ग्रुप में, ए और जी को एक ग्रुप में रखा है, ठीक है। अब एक ए और जी का मैंने ग्रुप बनाया, ठीक, मतलब ग्रुप जेड में कौन है, ए एंड बी, ए एंड जी, सॉरी, ए एंड जी। अब ध्यान से देखो, ए और जी दोनों अनरिलेटेड हैं, ये ए यहाँ पे है, जी यहाँ पे है, ये दोनों बहुत ही ज्यादा पास्ट में एक इस पॉइंट पे जाके ऐड हुए थे। तो दो ऐसे अनग्रुप्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया जाए तो इसे हम बोलेंगे पॉलीफाइलेटिक। पॉलीफाइलेटिक, चलो लिखो क्या है इसका मतलब, अ ग्रुप
ऑफ अनरिलेटेड organisms that lacks a most recent common ancestor. कॉमन एंसेस्टर मतलब जी भी पॉलीफाइलेटिक है, जी भी पॉलीफाइलेटिक है क्योंकि इनका कॉमन एंसेस्टर नहीं है, जी भी पॉलीफाइलेटिक है और जी भी पॉलीफाइलेटिक है। जिनका मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर नहीं होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके होते हैं पॉलीफाइलेटिक। तो अब इस वाले से आपको मोनो, पैरा और पॉलीफाइलेटिक समझ में आ गया होगा। अगर ध्यान से आप क्वेश्चन को देखोगे तो एक्स यहाँ पे मोनोफाइलेटिक है, तो एक्स यहाँ पे मोनो है, ये पैरा दे रखा होगा नहीं, मोनोफाइलेटिक यहाँ वहाँ पे, ठीक है। एक्स मोनोफाइलेटिक है करेक्ट, पर वाई पॉलीफाइलेटिक नहीं है क्योंकि वाई में आपका क्या है कि बाकी सारे कॉमन एंसेस्टर है, एक डिसेंडेंट सिर्फ जी को आपने कंसीडर नहीं करा है, ऐसे में हम पैराफाइलेटिक बोलेंगे। तो एक्स मोनोफाइलेटिक है एंड वाई पैराफाइलेटिक है। डी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड ऑल्सो। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और 7 से 8 क्वेश्चन लेके आएंगे। अब 7-8 क्वेश्चन ही हम डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि मैं अपने वादे को पूरा कर सकूँ। आपको एग्जाम से पहले मैं 500 क्वेश्चन देने वाला हूँ। 500 क्वेश्चन, ध्यान रखना 500 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। चलो फिर बाय बाय।